हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स, जिसके सीरीज हम लेक्चर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको डिटेल में नॉलेज हो पाए कि अकाउंटिंग जो हमारे पास सिलेबस है वो कैसे कवर करना है, क्या करना है, और हम इसमें एग्जामिनेशन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कवर कर पाएँ, ले पाएँ। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया था, टी.एस. गढ़वाल सर की बुक का रेफरेंस मटेरियल मानते हुए उस पूरे बुक के हर एक पेज को, हर एक लाइन को हम अच्छे से डील करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हमने इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो तीन लेक्चर ले चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। शुरू का जो फर्स्ट चैप्टर वो थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा इसके अंदर है। डेफिनेशंस हैं, आट्रीब्यूट्स हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फंक्शंस, ये सब है। कुछ बच्चों को लग सकता है थोड़ा बोरिंग है, बट ट्रस्ट मी, ये सब एग्जाम में काम आने वाले हैं दोस्त, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में, आपकी लाइफ में यूज़फुल नहीं होगा। वो आपके बुक में जो कुछ भी लिखा है वो आपको पढ़ना है, समझना है, रटना है। अगर आपको बोर होता है आप उसको बाद में देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, बट देखना ज़रूरी है। 2 बार 3 बार करेंगे तो ही फिर आपको वो लर्न होगा, ग्रास्प करेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हम अब देखते हैं कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है। ये हमारा नोट्स है, इस पे हम आए थे। ये चीज़ सर की बुक ही है, कुछ और नहीं एक्स्ट्रा। तो इसमें हम देखते हैं, हमने ये शायद लास्ट क्लास में किया था। किसी को लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हाँ, एट्रीब्यूट्स। हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। 7 इसमें एट्रीब्यूट्स, हमारे पास 7 पॉइंट्स थे। 7 पॉइंट्स के अंदर हमको पढ़ने थे, वो हमने इसके अंदर कवर कर लिए थे। आई होप कि आपको ये सब याद हो, है ना। अब हम आज ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे टॉपिक, ये सारे नोट्स आपने टी.एस. गढ़वाल सर की बुक है, उसको खोलिएगा। पेज बाय पेज, वर्ड बाय सब के सब सेम के सेम वही लिया मैंने, ताकि आपको 2 4 किताबें अलग रेफर ना करनी पड़े। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, अब इतना जो हमने तामझाम पढ़ा है, इतना डिटेल समझा अकाउंटिंग क्या होता है, डेफिनेशन स्टडी स्टार्ट किया इसका, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया हमने इसका। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, कोई भी काम करने का पर्पस क्या होता है। जैसे आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा होगा, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने के बाद सीखना क्या है, पर्पस क्या है पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस काम को करने का। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, तो लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग यार, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएँ और डेटा इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से इंटरप्रेट कर पाएँ। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह जो भी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है वो सब हम अच्छे से देख पाएँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट फिर भी इन्होंने लिखा है तो हम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं क्या इसके अंदर मेंशन है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर, फर्स्ट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली बात है, हम ये बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हम क्या करने वाले, रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएँ, उसको ढंग से रिकॉर्ड कर पाए, हमारा ऑब्जेक्टिव है। ढंग से रिकॉर्ड करना मतलब सर, मतलब बेतरतीब ढंग में, हैफरैट में नहीं हो, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे मेंटेन होना चाहिए, ताकि आगे चल के वो हमारे लिए काम का रह सके। इसमें क्या लिखा है उन्होंने, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर वही बात बार बार घूम फिर के आ रही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अब देखो उन्होंने एक साथ जोड़ दिया, अभी तो क्या पढ़ते थे, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, या फिर लिखते थे ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर ऑफ इकोनॉमिक कैरेक्टर, इनको उन्होंने इकट्ठा लिख दिया, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक है। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ये आपने बार बार सीख लिया। सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होगी, एक पर्टिकुलर वे होगा रिकॉर्ड करने का, स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया जाएगा, आपको वैसे ही काम करना है, अपना कुछ भी अपने हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करना है ना। इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, उनको फॉलो करते हुए ही रिकॉर्ड करना है। सेम बातें लिखी है, कुछ भी नया नहीं है आपके समझने के लायक। The objective of the accounting is to record financial transactions and events of the organization in the books of account in a systematic manner, following the principles of accountancy। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, हमने बार बार सीखा कि ये सब हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो भी काम हुआ है उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसको जानना है, उसको मेजर करना है। और वो कैसे मेजर होगा, 2 3 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे उसके लिए हमको। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे कि कंपनी को उस पूरे पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, पहला। दूसरा क्या हमारे पास है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी के अंदर अभी एसेट्स लायबिलिटी कितने हैं। तो ये 2 टॉपिक हमारे पास समझ लिया है, उन्हीं को 2 पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। पहला लिखा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा थर्ड पॉइंट लिखा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन।
तो पहला पढ़ते हैं हम लोग। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। नेट रिजल्ट का मतलब आपने जो भी साल भर में काम किया उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल आउटकम क्या आया फॉर अ पीरियड। इन अदर वर्ड्स, टू डिटरमाइन द वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। इन अदर वर्ड, हमको क्या पता करना है कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉसेस इनकर किए हैं, ये पता करना है। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी का एक और नाम क्या था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसओपीएल, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड। रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस ऑफ द पीरियड are recorded in the credit and expenses in the debit. The difference between the two sides is the profit and loss. अब देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, वैसे आपको भी समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना इस बात से। कुछ ऐसा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी बहुत अर्ली स्टेज आपके लिए समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है अभी ही जानने का तो मैं बता देता हूँ, वैसे हम इसको डिटेल में आगे बहुत टाइम के बाद पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस, जो पैसे आ रहे हैं, जो रेवेन्यू है, जो पैसे आएंगे पीरियड में, जितने पैसे आएंगे वो क्या होंगे, रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, वो क्या होंगे क्रेडिट साइड में। तो आपको मैं समझाने के लिए अभी याद कर लीजिए इसको ऐसे ही कि एक पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट होता है, इसमें राइट हैंड साइड पे हम क्रेडिट वाली वैल्यूज लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट वाली वैल्यू लिखते हैं। डेबिट वाली जो आइटम्स है उसको यहाँ लिखते हैं और जो क्रेडिट वाले आइटम है उसको यहाँ लिखते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्त, क्योंकि ये अभी सिर्फ इस डिप्रेशन को, इस पॉइंट को कवर करने के लिए बता रहा हूँ मैं। दरअसल इसको समझने में पूरा टाइम लगता है, और डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, कैसे एंट्री करेंगे, ये पूरा लेक्चर है, बहुत लंबे लेक्चर लगने वाले हैं इसके अंदर भी। ये चैप्टर नंबर 1 2 3 चैप्टर के बाद आपको जनरल की एंट्री सिखाई जाएगी, फिर लेजर सिखाया जाएगा, तब वहाँ समझ में आएगा। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि एक दिमाग में एक बात सुनी हुई लगे, आपको एक रिकॉल हो कि हाँ मैंने कुछ सुना तो है, ऐसा कुछ होता तो है, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा, जो रेवेन्यूज हैं वो सब यहाँ आएंगी, रेवेन्यूज जो भी हैं वो यहाँ आएंगे, या फिर इसको इनकम जो भी बोल रहे हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है। और क्या लिखा है उन्होंने, एक्सपेंसेस इन द डेबिट। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जितने भी खर्चे बुक करने हैं, जितने भी खर्चे बुक करने हैं वो यहाँ आएंगे। एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में आएंगे। उसके बाद उसको हम टोटल करते हैं। अब अगर इधर ज़्यादा होगा तो यहाँ कुछ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और वो आ जाएगा प्रॉफिट, और अगर इधर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो कहलाएगा लॉसेस। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं, बट अभी ये समझ में नहीं भी आ रहा तो टेंशन नहीं लो बेटा, अभी बहुत टाइम है, हम डिटेल में करने वाले हैं, एकदम रिलैक्स बिंदास होकर पढ़ना हमने को, कोई समस्या नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट पहले से ही पता हो क्या होने वाला है, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पहले से ही पता हो क्या होने वाला है। Another objective of accounting is to determine financial position. It is known from the balance sheet. Financial position of business, क्या मैंने कहा था, बैलेंस शीट से नोट करते हैं इसको हम लोग, बैलेंस शीट से इसको पता चलता है हम लोग को। इसमें क्या है, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस इज एज रिलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इज द इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी क्या है, ये पोजीशन जानना भी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि आप सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में वो अच्छा नहीं खेल पाए, कभी किसी ईयर में वो रन नहीं ला पाए, तो उसका मतलब थोड़ी कि वो प्लेयर अच्छे नहीं हैं या उनको क्रिकेट नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है जिस दिन आप बात करें उस दिन तक उनके रिकॉर्ड को देखते हुए। जैसे आज हम बात कर ले विराट कोहली की, तो पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में विराट कोहली के यहाँ से सेंचुरी बहुत कम आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको खेलना नहीं आता है। तो दो अलग बातें हैं, पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप, जिसके बेस पे क्या मिलता है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। वो क्या होता है, वो उस एक साल का ही परफॉर्मेंस मेजर करता है, कि लास्ट ईयर में ही वो आईसीसी नोट करता है कि पिछले साल किन खिलाड़ी ने अच्छा खेला है, उसके बेस पर उनको रैंकिंग दी जाती है, उसके बेस पर उनको प्राइज दिया जाता है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन क्या अभी तक जो काम किया उसने वो किसी काम का नहीं है, नहीं, वो भी काम का है। उससे क्या पता चलता है हमको कि भैया ये साल खराब हो गया है, और मौके मिलेंगे और भी मैचेस आएंगे, उसमें प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। और क्वालिटी है कैसे पता चलता है, इवन दो उसने लास्ट कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, बट स्टिल यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट कि ये आगे परफॉर्म करेगा। कैसे श्योर हैं आप,
उसके पास रिकॉर्ड को देखते हुए, और वो रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, कब तक देखने हैं, आज तक का देखते हैं हम लोग। तो ठीक वैसे कंपनी के बारे में बात करते हैं हम लोग। लास्ट ईयर में मान लो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, या कमाती है थोड़ा कमाती है, या जो भी कमाती है, वो लास्ट ईयर जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले साल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके साथ एक और टर्म भी जानना जरूरी है ना, आज तक कैसा परफॉर्मेंस रहा, आज तक कंपनी ने क्या किया है। तो आज तक हमने जो भी किया होगा वो कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में। कैसे मिलेगा, अभी तक उसने जितने भी एसेट बना लिए होंगे, जितनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली होगी, तो वो देख के पता चलता है कंपनी का एक्चुअल में कितना पोजीशन स्ट्रांग है, ये कितना पोजीशन बेकार है, कितना पैसा उसने लोन्स उठा रखा है, कितना पैसा उसका खुद का पैसा है, किस किस जगह उसने इन्वेस्ट कर रखा है जो उसको कल को अच्छा रिटर्न दे सकता है, कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट उसका बेकार इन्वेस्टमेंट और डेड इन्वेस्टमेंट हो गया है जो उसके इन्वेस्टमेंट को वही वापस नहीं लाने वाले हैं। इन सब चीज़ों को हम देख के स्टडी करते हैं कंपनी का फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना जरूरी है, और वो कैसे मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा। ठीक है, तक आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। अब देखिए मैनेजमेंट का क्या काम है, कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारा डिसीजन लेना है ना। वो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हमको कंपनी का एक्सपेंशन करना है कि नहीं, जितने एक्सपेंशन हो रखे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमने 4 अलग फैक्ट्री लगा रखी हैं तो हम देखते हैं इतनी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, 4 से 6 करनी है, 4 को वापस 3 पे लेकर के आना है। तो ऐसे कई सारे डिसीजन है, वो हमको जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, कंपनी के पास कितने एसेट अभी तक अकोमोडेटेड हैं। मान लीजिए कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो हमको ग्रोथ करना चाहिए, लेकिन ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास बैलेंस शीट में एसेट्स बहुत लिमिटेड है, या जो एसेट्स हैं वो ब्लॉक्ड एसेट्स हैं, वो फिलहाल मिलने नहीं है। तो कंपनी का डिसीजन क्या, मैनेजमेंट का डिसीजन लेगा कि अभी हम ग्रोथ के लिए आगे एक्सटेंशन नहीं करेंगे, जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कंपनी के पास ग्रोथ के चांसेस नहीं है, एसेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है, पर जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं उसका मार्केट फिलहाल नहीं आ रहा, तो हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना अपनी फैक्ट्री में लगाने के अलावा, और दूसरे चांसेस में लगाए, दूसरे अलग सेगमेंट ढूंढेंगे उसके लिए हम। तो ये सब फैसले होंगे कैसे, ये सब फैसले होंगे कंपनी को अगर पूरा पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो। ये मैनेजमेंट को कौन देगा, अकाउंटिंग वाले देंगे, अकाउंट्स बनेगा तो ही उनको पता चलेगा कि भैया पोजीशन क्या है हमारी, और हमारा अभी तक का काम क्या हो, कितना स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये देख करके हम पता करते हैं, डिसीजन मेकिंग हो पाती है। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल कैसे होता है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से हमको अलग अलग चीज़ें फ़ायदा नुकसान देती हैं। एक कंपनी उसके 4 सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट जा रहा है, वो जूते बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, और भी चीज़ें बेच रहा है, तो जिस सेगमेंट से उसको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ उसको अलग तरह कंट्रोल लगाना पड़ेगा। जहाँ उसको नुकसान ज़्यादा हो रहा है वहाँ वो कंट्रोल ज़्यादा टाइट करेगा, वहाँ कॉस्ट कटिंग करेगा, वहाँ अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करने की कोशिश करेगा, वहाँ प्रोसेस में क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या एरर्स है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। पर्टिकुलर ढंग से कंट्रोल कर पाएगा उसको, अगर उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिली होगी तो ढंग से कंट्रोल कर पाएगा, है ना। बजटिंग, बजटिंग कैसे होगा, अगर हम देख पा रहे हैं कंपनी पास कितना पैसा आने वाला है अगले साल तक या आने वाले फ्यूचर में, और कंपनी किस ग्रोथ रेट से बढ़ सकती है, तो हम कंपनी के जो फंड है उसको हम बजट ढंग से कर पाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितने पैसे और हमको रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सब हम देख करके सही से बजट बना पाएंगे कि इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को हम एनालाइज करते हुए बजट उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, है ना। और लास्ट से फोरकास्टिंग, बिना फोरकास्टिंग का बजट हम बना ही नहीं पाएंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। और फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ को अभी भी एंटिसिपेट कर लेना, उसको अंदाज़ा लगाना कि कल को ग्रोथ क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। और वो अंदाज़ा लगेगा कैसे, अभी तक का जो काम, जैसे आपके घर में 2-4 बच्चे होते हैं, अब एक बच्चा बहुत तेज़ है तो आप कैसे से अंदाजा लगाते हैं, अरे ये तो बोर्ड में बड़ा कमाल करने वाला है, 10th में इससे ज़्यादा नंबर आएंगे। या फिर उसको मतलब अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम बोलते हैं भाई ये पास ही कर जाए, बहुत बड़ी बात है इस खेल। तो हम फोरकास्ट करते हैं, कैसे फोरकास्ट करते हैं, उसके अभी तक के परफॉर्मेंस को देखते हुए। और वो कैसे मिलेगा, 2 जगह से, एक लास्ट करंट ईयर का परफॉर्मेंस और एक पहले का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मेरे साथ में तो ऐसा हुआ है कि पहले के ट्रैक में कई सारे बच्चे थे जो बिल्कुल नालायक थे, 40-50% मुश्किल से मार्क्स लाते थे, और 9th में आने के बाद उनको ऐसा पता नहीं क्या जोश आ गया या उनका ईमान जाग गया, किसी ने उनका ईगो हर्ट कर दिया, वो सीधे 80-40 और 80 और 80-90 में आने लग गए। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है, बैलेंस शीट तो उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनका लास्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट का परफॉर्मेंस अकाउंट वो बहुत बढ़िया है। तो हम उसको भी देख के परफॉर्मेंस के फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगले साल बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने वाला है। तो फोरकास्टिंग का भी ज़रूरी है, फोरकास्टिंग होगा तभी जाके हम क्या करेंगे, बजट बना पाएंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म समझ में आपको आ गया, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बस्टिंग एंड फोरकास्टिंग, दोनों क्लियर हो गया आपको, है ना। अब हम यहाँ लास्ट नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं,
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये तो आपने भाई रट लिया होगा, इतनी बार हमारे पास ये बार बार आ रहा है घूम फिर करके। क्या करना है, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देना है। कैसे देना है, 3-4 फॉर्मेट के रूप में हमको देना पड़ता है। येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड accounting information to users, both internal and external, who analyze them as per their needs। अब देखो दो ही तरह के यूजर होते हैं हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होंगे, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे। एक्सटर्नल कौन से होंगे, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, उनको कंपनी से ट्रांजेक्शन करना है नहीं करना है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही लोगों को हम क्या करते हैं, इन दोनों लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो क्या कर पाए, इसको एनालाइज कर पाए अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, उनको क्या काम पड़ता है कंपनी के साथ। जैसे एग्जाम्पल अगर सोचो, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट अभी कैश में नहीं आ रहा है। जैसे कि क्रेडिट प्रॉफिट, मतलब उसके पास जो डेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, सेल बहुत ज़्यादा उसने अच्छा किया, सारे माल बिक गए हैं, बट वो ना क्रेडिट पे बिके हैं माल, अभी उसके पैसे पूरे आए नहीं हैं, 3-4-6 महीने बाद आने हैं। तो कंपनी के पास कैश लिक्विडिटी की दिक्कत आएगी, उसके पास फिलहाल अभी इतना कैश नहीं हो कि वो अपना पेमेंट कर पाए। तो जो क्रेडिटर है, जो उसको माल बेचता है कंपनी को, वो ये सोचेगा कि प्रॉफिट में ठीक है, बट ना क्या है कि मुझे पैसे अभी चाहिए, मुझे 20 दिन का क्रेडिट दे सकता हूँ, 1 महीने तक रुक सकता हूँ, पर कंपनी के पास पैसे फिलहाल आने वाले हैं नहीं। कंपनी के पास पैसे कब आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे। तो वो चाहे तो डील करे, चाहे तो ना करे। अब अगर उसको लगता है कि भैया मुझे 6 महीने तक रुकना नहीं है, तो वो डील नहीं करेगी, वो बाद में उनको किसी और से डील कर लेगी। और अगर उसको लगता है कि ठीक है इस कंपनी का सेल हो गया, तो पैसा तो मिलना ही मिलना है कभी भी, तो सेफ हैंड में है, तो वो छोड़ सकती है, चलो भाई तुम्हारे साथ जो परचेजिंग है तुम कर लो यहाँ से, पैसा तुम्हारे पास जब आएगा तब मुझे दे देना। तो ये डिसीजन डिपेंड करता है वो क्रेडिटर के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। तो वो मैं क्या बोला, एज पर देयर नीड्स। हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या था हमारा, जिसको जैसा नीड है वैसा वो काम करेगा, है ना। अब जैसे कंपनी का शेयर होल्डर होता, वो कोई, उसको क्या मतलब है, उसको मतलब है सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काम का है। सेल बढ़ गया, अब वो कैश में नहीं भी आ रहा है सेल पूरा, तो भी उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन है, दो लोगों के लिए अलग अलग नीड सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हु एनालाइज देम एज पर देयर नीड्स। उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो एनालाइज करेंगे, है ना, हमारे हिसाब से नहीं करेंगे। उनको लगता है कि भाई मेरे काम का इतना है, इसमें ये है रिजल्ट आउटपुट, तो वैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। अब देखो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी मेंटेन करते हैं, कंपनी पास कितने एसेट एक साथ हैं वो मेंटेन करते हैं, कितनी लायबिलिटीज है वो मेंटेन करते हैं। इससे हमको एक बार पता चल जाता है कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो आगे फ्यूचर ग्रोथ कर पाएगा। अब देखो रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स होंगे, जितनी कंपनी पास ओन करती है, बिजनेस जो ओन करता है, इसका फायदा क्या होगा, अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम। अब भैया पता ही नहीं है कि मेरे पास कहाँ कहाँ पर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा उसको। जैसे मेरी जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, वो एक बिजली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, बिहार सरकार के काम कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। अब उसके पास बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं, बहुत सारे ग्रिड हैं, बहुत सारे पोल्स हैं। अगर उसको नहीं पता होगा कि कितने ग्रिड हैं, कितने ट्रांसफार्मर हैं, कितने पोल्स हैं, या कितने और भी चीज़ें उसके पास हैं, तो हाउ विल द प्रोडक्ट देम। उनको पता ही नहीं है, उनको पता चल रहा है मेरे पास 2000 ट्रांसफार्मर उनके रिकॉर्ड में है, और एक्चुअल में ट्रांसफार्मर 4000 है। तो जो 2000 है उन्हीं के हिसाब से वो सोचेगी ना कि उनको कैसे प्रोडक्ट करना है। वो जो बाकी 2000 है, जिनके रिकॉर्ड में आ ही नहीं पा रहा है, उनके लिए वो रिकॉर्ड सेफ गार्ड का उनके लिए या उनके प्रोटेक्शन का कुछ सोच नहीं पाएगी वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पा रहा कितने हैं उसके पास। तो इसलिए कंपनी को अगर एसेट कितने हैं एग्जैक्टली जो कंपनी ओन करती है ये बताएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा, तो कंपनी क्या कर पाएगी, मैनेजमेंट क्या कर पाएगा, उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा, और एक्साइज कंट्रोल, उस पर कंट्रोल अपना एक्साइज कर पाएगा। जो कहाँ कहाँ मेरे एसेट्स हैं उसको वो रिकॉर्ड कर सही ढंग से मिलेगा, तो अपना कंट्रोल उसके ऊपर रख पाएगा वो। तो इस लिहाज से भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो कितने सारे पॉइंट हमने देखे इसके अंदर, 6 पॉइंट हमारे पास आते हैं। पर्पस क्या रहा पढ़ने का हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सिंपल है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उसको रिकॉर्ड करना हमारा पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, कितने लॉस इनकर्ड हुए हैं, ये सेकंड हमारा रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारा बहुत सिंपल उसके साथ साथ है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी पास कितना एसेट और कितनी लायबिलिटी आज के डेट में अवेलेबल हैं, उनको जानने के लिए भी हम अकाउंटिंग
करते हैं, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? अकाउंटिंग के थ्रू ही वो इन्फॉर्मेशन उनको दिया जा सकता है, मिल सकता है। तो फैसिलिटेटिंग क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। मैनेजमेंट के अलावा अब ये इन्फॉर्मेशन और किसको दी जाएगी? यूजर्स को भी दिया जाएगा। यूजर्स भी इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, देख के समझेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, और उनको जो भी काम का लगेगा वो अपने हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि मेरे को इसके बिहाफ पर क्या डिसीजन लेना है। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। कंपनी के पास कितने बिजनेस एसेट्स हैं, अगर वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके मिलता है तो कंपनी उनको सेफ गार्ड कर सकती है, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, और उन पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। अगर वो नहीं पता करेंगे या उनको जानकारी में नहीं होगा कितना उनके पास है, तो वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, या उनके पास वो चीज़ें लूज होने के चांसेस हैं। तो ये सारे हमने देखे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने 3-4 बार देख लिए। अकाउंटिंग क्या होता है वो समझ में आया होगा आप लोगों को, उसके डेफिनेशन समझ में आए होंगे। 3-4 डेफिनेशन हमने पढ़े हैं इसके अंदर। फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स को पढ़ा है। फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव के ये ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पढ़े हैं। अभी और भी ऐसे बहुत टॉपिक आएंगे थोड़े बहुत छोटे मोटे, वो करने के बाद हम धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तब तक के लिए बच्चों अब इसको कंटिन्यू कीजिए, आप लोग रिवाइज करके आइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय, गुड डे, सी यू।